सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 10वां चैप्टर को समाप्त कर लिए थे ना। अब इसके बाद रचना को हम लोग होल्ड पे रखे हुए हैं, लास्ट में पढ़ेंगे और 12वां चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। 12 चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त। वृत्त तथा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक ना। अब इसमें क्या पढ़ना है? तो देखिए 12.1 जो चैप्टर है, इसमें जिसकी जितने फॉर्मूला की जरूरत है वह 12.1 में देंगे हम। 12.2 जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें जितनी फॉर्मूला की आवश्यकता है उसको पहले ही बता देंगे, तब 12.2 चालू करेंगे। और 12.3 में जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अभी जो पढ़े हो आप 10वें चैप्टर में जो वृत्त के बारे में जितना जानकारी प्राप्त किए हो, जैसे हम शुरू शुरू में लिखवाए थे जब थ्योरी दे रहे थे आपको 10 चैप्टर का, तो उसमें हमने आपको बताया था कि वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। ये सारा बात हम आपको बता चुके थे। एक बार और उसको रिमाइंड कर देते हैं, ठीक ना। डिफिनेशन वृत्त किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन आपको हम 10वें चैप्टर में सिखा चुके हैं। तो जितना फॉर्मूला की जरूरत है उतना समझाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अभी क्वेश्चन को रोकिए, थोड़ा सा आप पीछे चलिए और आप यहां पे आ जाइए। देखिए, आपको सबसे पहले हम वृत्त के बारे में बता दें। वृत्त किसे कहते हैं, तो हम इसका भी डिफिनेशन लिखवा चुके हैं। एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय से बने आकृतियों का कहते हैं वृत्त कहते हैं। यह निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और यहां से आप जब जोड़ दोगे ना बाबू, तो यह आपका वृत्त बन जाएगा। बताइए, सॉरी, त्रिज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। सारा बात आपको लिखवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं 10वें चैप्टर में, ठीक ना। बेसिक परिचय। अब थोड़ा सा हम फॉर्मूला की ओर चलेंगे। इसको क्या बोलते हैं घेरा को बाबू? परिधि या परिमाप। वृत्त का परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। त्रिज्या है, और इसको जब हम यहां से मिला देते हैं ना, जो केंद्र से होकर जाता है और परिधि को दोनों तरफ टच करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? बताओ तो। वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो यहाँ ये भी होता है, वो केंद्र है, तो ये भी आपका त्रिज्या है। लेकिन बात करें यहां से यहां तक के लिए, तो इसको हम बोलते हैं व्यास, यानी कि डी। सबसे पहले वृत्त के व्यास और वृत्त के त्रिज्या में क्या संबंध होता है? वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं और वृत्त के व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले वृत्त का व्यास डी बराबर हो जाएगा सर आर प्लस में कितना? आर, क्योंकि यहां से यहां तक की लंबाई डी है और यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक फिर आर है। तो आर प्लस आर बराबर कितना होगा? डी। तो डी बराबर में आपको मिल जाएगा कितना? 2r। तो डी बराबर में कितना हो जाएगा? 2r। मतलब वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, 2 को इधर भेज दें, तो d/2 बराबर में कितना होगा? r। तो घुमा के आप लिख सकते हो r बराबर में कितना होगा बाबू? d/2। तो आपका त्रिज्या हो जाएगा d/2। अगर किसी वृत्त का त्रिज्या निकालना होगा तो बस और बस क्या करना है? व्यास का आधा कर देना है, अगर व्यास दिया है तब। किसी को कोई दिक्कत है? तो वृत्त के त्रिज्या और वृत्त के व्यास में जो संबंध होता है, ठीक ना, वह यही संबंध होता है कि d बराबर में 2r। अगर आपको त्रिज्या दिया हो, व्यास निकालना हो, तो त्रिज्या का 2 गुना कर लीजिए, व्यास निकल जाएगा। अगर आपको व्यास दिया है, त्रिज्या निकालना हो, तो उस व्यास का आधा कर लीजिए। इसका जरूरत सिर्फ 12 चैप्टर में ही नहीं पड़ेगा, 13 चैप्टर में भी पड़ेगा, इसलिए ध्यान में रखेंगे ये बात जो बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अगर मान लो कोई वृत्त का त्रिज्या दिया है या व्यास दिया है, तो त्रिज्या दिया है तो व्यास निकाल लेंगे, व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। अगर इस वृत्त का त्रिज्या या व्यास देकर कहेगा इसका परिधि बताइए, परिधि मतलब इसका घेरा का लंबाई बताइए, तो देखो बाबू, वृत्त के परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त का परिधि, परिधि या परिमाप कहो, तो ये बात देखो, सिर्फ ये नहीं समझना है कि फॉर्मूला इसका इतना होता है। हमको ये भी दिमाग में छवि बन जाना चाहिए जब परिधि का बात किया जा रहा हो तब, कि क्या कह रहा है, परिधि है क्या? तो घेरा की लंबाई है, ठीक है। वृत्त के परिधि को हम लोग सी से सूचित करते हैं, ठीक ना। सरगम फ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो कभी कभी सी से। और देखो सिंबल भी याद रखना चाहिए किसको कितना से सूचित किया जाता है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी बनाना होता है ना, तो हाई बात लिखने से हम बच जाएंगे। सीधे अगर याद रहेगा परिधि को सी सूचित करते हैं, तो सी बराबर में फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई r। लिख दिए, खट दे, कितना देर लगा?
लेकिन अगर वहीं सी की जगह लिखना होगा वृत्त का परिधि, कितना समय लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। तो वृत्त का परिधि सी बराबर में हो जाता है बाबू 2πr, या इसी चीज को लिख सकते हो पाई इंटू में डी। आप कहोगे ये कैसे हो गया मास्टर साहब? तो देखो 2πr को यहां देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो ना? ए बाबू 2r गुणे पाई कर सकते हो, यहां लिख सकते हो पाई गुणे 2r। बताओ तो। अरे भाई 2πr को हम r और 2 को एक साथ रख देते हैं, r और 2 को एक साथ, पाई को एक साथ रख दिए, कोई दिक्कत है? यहाँ पाई के पाई अभी अभी जस्ट तुम लोग सीखे हो, ये 2r बराबर में कितना होता है d, तो इसकी जगह हम d लिख सकते हैं, तो हो जाएगा पाई इंटू में कौची d। तो वृत्त का व्यास होता है 2πr, सॉरी वृत्त का परिधि होता है 2πr या पाई इंटू डी। अगर व्यास दिया हो, परिधि निकालना हो, तो पाई और डी में मल्टीप्लाई करिए। पाई का मान कितना होता है, पहले भी बात थोड़ा समझा देना चाहते हैं आपको। पाई का मान क्या होता है जी? पाई का मान इस क्षेत्रमिति में 22/7 या 3 कितना होता है 14 होता है। जब तक पाई का मान 3.14 क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब तक इसका प्रयोग नहीं करना है, मतलब 3.14 का प्रयोग नहीं करना है। अगर कुछ नहीं कहा है, इसको प्रयोग करने को नहीं कहा है, तो आप जनरल रूप से 22/7 का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत है? आप 9th क्लास में भी पढ़े हो तो ये सब काम किए हो, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। और जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा है तो उसके लिए नई बात होगा, वो समझने का ध्यान से कोशिश करे। तो बाबू मेरे पाई इंटू डी कैसे हुआ, समझ में आया? अगर वृत्त का व्यास दिया हो, आप परिधि निकाले तो त्रिज्या निकाल, परिधि आपसे पूछे तो त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत? आप त्रिज्या दिया हो तो सर इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, बुझाया? और नहीं तो अगर व्यास दिया है, त्रिज्या का साथ निकालना चाहते हैं, तो व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल कर तब फिर इससे निकाल लीजिए। सारा ऑप्शन आपके सामने खुला पड़ा है। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? अब हम बात करेंगे सर अर्धवृत्त का। अगर वृत्त को हम अर्धवृत्त में कन्वर्ट कर दें, थोड़ा ये भी यहीं पे जिक्र कर देते हैं अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त, तो वृत्त को जब आधा में से काट दोगे, सोचो यहां से काट देंगे तो इसका शेप कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है बाबू, पूरा बढ़िया से अर्धवृत्त नहीं बन पाया है, लेकिन अर्धवृत्त है मान के चलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अरे भाई हाँ हूं हाँ कुछ बोलिए। हाँ एंगे बोला जाता है हाँ। है हो गया केंद्र, वो है त्रिज्या आर है आर है, और यहां से यहां तक कितना है बाबू डी है। तो वृत्त का अगर परिमाप, अर्धवृत्त का परिधि आपसे पूछ रहा है, अर्धवृत्त का परिधि, तो परिधि का मतलब होता है क्या? जैसे कि पूरा घेरा का लंबाई, तो इसका भी पूरा घेरा का लंबाई। बोलो, माने आप यहां से चलना चालू करोगे और छुक 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 चलते चलते यहां आओगे तो ये परिधि नहीं है, आपको जहां से चले हो वहां तक पहुंचना है, तब आपको परिधि प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप चल कहां से रहेंगे, आपको चलना है, अगर इसमें चलना हो तो चलेंगे आप यहां से छुक 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 छुक, और इधर आएगी फिर छुक 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 यहां तक। तो ये ना पूरा परिधि हुआ, तो ये पूरा का लंबाई चाहिए हमको। इस पूरा अर्धवृत्त का परिधि का मतलब हो गया इस पूरे अर्धवृत्ताकार घेरा का लंबाई। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। आप मुझे बताइए, अभी सर वृत्त का पूरा परिधि पढ़े हैं 2πr पढ़े हैं, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और जो पाई आर है ये अर्धवृत्त का परिमाप है, लेकिन जानते हैं कहां से कहां तक है? सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि पूरा घेरा का लंबाई 2πr है, उसका आधा करोगे तो सर यहां से यहां तक ही आपको निकाल के देगा। हमको तो ये भी ना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी जो पाई आर दिख रहा है बच्चे, वो सिर्फ इसका लंबाई निकाल पाया है, तो इसमें क्या करिए, इस आर और फिर एक आर को जोड़ दीजिए, 2r को जोड़ दीजिए, बोलिए ना। तो हम क्या करेंगे सर, अर्धवृत्त का परिमाप के लिए या परिधि के लिए हम लिखेंगे भैया, क्या क्या लिखेंगे? तो पहला बात की 2πr का आधा किए तो आधा घेरा का लंबाई निकल गया, इसका लंबाई निकल गया, ठीक ना। मतलब अगर दिखाए भी हम तुमको तो हम कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई जो है वो कितना है बाबू, पाई इंटू में आर है। तो पाई आर हो गया आपका यहां घेरा तक, आप प्लस इसमें कर दो आर, और प्लस यहां से लेकर आर, और फिर यहां से यहां तक कितना आर। तो पाई आर प्लस में आर, आर कितना होगा 2r, अगर आर कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस कितना बच जाएगा बाबू 2। तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा आर इंटू में पाई प्लस 2। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया का? तो अर्धवृत्त का परिमाप भी आप याद रखेंगे पाई आर इंटू में पाई प्लस 2।
आर इंटू पाई प्लस 2। अब कोई कहेगा सर तन डी के रूप में इसको निकाल के बता दीजिए। आसान है बच्चे, पाई आर आप प्लस, ये देखो 2r के बदले क्या लिख देंगे, डी। बोलिए, तो आप यहां पे या करके लिख सकते हैं ये पाई आर प्लस डी। लेकिन हम आपको कभी रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसका प्रयोग करिएगा, क्योंकि जब त्रिज्या देगा तो फिर व्यास भी आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, और दो जगह त्रिज्या और डी फिर रखना पड़ेगा, या व्यास देगा तो त्रिज्या भी निकालना पड़ेगा। इसमें खाली त्रिज्या रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें फायदेमंद है कि खाली व्यास से आपका फॉर्मूला बन जा रहा है, लेकिन भाई जो फॉर्मूला है व्यास भी है त्रिज्या भी है। ऐसे फॉर्मूला कहीं लिखा भी नहीं होगा, किसी किताब में भी नहीं लिखा होगा ना, क्योंकि डबल मान वाला ही फॉर्मूला आ रहा है, सिंगल मान का है, सिंगल मान का है, सिंगल मान का है, तो हम अपने मन से लिख दिए हैं। खैर समझ में आ रहा है। तो आपको ये दो बात हमने समझा दिया, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला और अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला। आगे बढ़े, अब एगो चतुर्थांश भी आता है। चतुर्थांश, इसका चौथा भाग, मतलब क्या हम कहना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, अभी जिक्र नहीं करेंगे। हाई हो गया वृत्त, यहां से काट दिए तो अर्धवृत्त हो गया, और यहां से फिर एक और खींच देंगे व्यास, तो ये 4 भागों में बढ़ जाएगा। इस प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं। आपको सर चतुर्थांश शब्द हम लोग सुने हैं, कहाँ सुने हैं, तो नियामक ज्यामिति 7वां चैप्टर में आप कहते थे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को 4 भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं या पाद कहते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश बोलते थे ना। तो यहां भी चतुर्थांश से बोला जाता है, और कहेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, चतुर्थांश का परिमाप बताइए, ठीक ना, इसका परिधि बताइए। तो परिधि अगर इसका एक टुकड़ा को काट के आप यहां निकाल रहे हो तो आप बताओ चतुर्थांश है हुआ कि नहीं हुआ। इसको एकदम समझो बर्फी की तरह काट के हम निकाल दिए इधर। क्लियर है, मुंह में पानी नहीं ना आ रहा है, कोई बात नहीं, आएगा तो संभाल लीजिएगा। इधर देखिए, हाई क्या है, त्रिज्या है, हाई क्या है, त्रिज्या है। हाई हो गया इसका घेरा का लंबाई, किसके घेरा का लंबाई, जो घेरा था, जिस घेरा से वृत्त बना हुआ था, बताइए उस घेरा का हिस्सा है छोटा सा। अगर आप इसका लंबाई निकालते हो तो आप जानते हो सर 2 पाई आर पूरे वृत्त का होता है, इसके चौथा भाग का चाहिए, इसका चाहिए, तो आप 4 से भाग लगा दीजिए, तो बराबर बराबर 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा ना। प्रत्येक टुकड़ा का जो मान आएगा वो 2 से काटेंगे 2, यानी कि पाई आर बाई 2 होगा बच्चे, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो पाई आर बट्टा में 2 हो गया इसका लंबाई, लेकिन इसका पूरा परिमाप चाहिए तो हमको इसमें इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, तो आर प्लस आर, यानी कि आर प्लस आर बराबर में 2r। बोलेगा बच्चा, बोलेगा। अब तुम इसमें से आर कॉमन जब कॉमन लेगा ना तो पाई बाई 2 प्लस में 2 होगा, ये हो गया एक चतुर्थांश का परिमाप। लिखवा दे जा है चतुर्थांश का परिमाप। इस चतुर्थांश का परिमाप का फॉर्मूला है आर इंटू में पाई बाई 2 प्लस 2। समझ में आवत है कि नहीं आवत है, आवत है, बहुत अच्छी बात है। तो इस चतुर्थांश का अगर हम बात करें यहाँ पे, चतुर्थांश का परिमाप, किसके चतुर्थांश बाबू, वृत्त के। इसको भी लिख ही दिया जाए ना, रुक जाइए सर, रुक जाइए, थोड़ा आप घसकिए इधर, इधर होगा वृत्त के चतुर्थांश का क्या बाबू, परिमाप। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो परिमाप होगा वो क्या निकला था बाबू, बोलो तो, आर इंटू में पाई बाई 2 प्लस में कितना, 2। राइट, कोई दिक्कत। और वृत्त के चतुर्थांश को आप लोग इधर भी जगह आप दे दीजिएगा, ठीक ना, कहीं जगह दे दीजिएगा, इतना खराब मत बनाइएगा, थोड़ा और अच्छा बना लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। इस चतुर्थांश का जरूरत अभी 12.1 में नहीं पड़ेगा, लेकिन बात पे बात आ गया तो बात को हमने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करिए सर वृत्त का क्षेत्रफल का, और ही केहू का परिमाप तो होता नहीं, अब नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल का अगर हम बात करें आपसे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के पास चलिए सर, वृत्त हादे है, इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को सूचित करते हैं ए से होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई कितना बाबू, 2। कोई दिक्कत,
यही मास्टर साहब, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, इस वृत्त का एरिया हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के साथ। दूसरा बात करें हम अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम कहेंगे सर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलो। अब फिर बात करें अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं आप, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो कोई मुझे बताएगा, बताएगा। पाई आर स्क्वायर हो गया वृत्त, ये चौथा भाग है ना, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा में कितना होगा बाबू 4, ये हो गया आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में? तो वृत्त से संबंधित जो फॉर्मूला था वो आपके सामने है, वृत्त और अर्धवृत्त। ठीक है, जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी आप उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे कभी पूछ दे कि आर त्रिज्या वाला वृत्त का परिधि होता है, या आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, या किसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन 4 को दिया रहे, ठीक ना, तो आप उस बात के लिए एकदम तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा, ताकि अच्छे से आप बना सके। कोई दिक्कत? यहां तक कहानी समझ में आ गया है? अब कुछ और सवालों पे बात करेंगे। जैसे कह देगा ये दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात फलाने फलाने हैं, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उसके परिधियों का अनुपात क्या होगा? या दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दो वृत्तों के परिमापों का अनुपात इतना है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? कुछ ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। आगे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि अभी ही इसका जिक्र कर दें ताकि आप समझ जाएं, उसके बाद ही नोट करिए, आपको अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत है? आया समझ में? तीनों फिगर को भैया मेरे तो लाइन से नोट करना, अच्छे से नोट करना। ये फॉर्मूला है, समझो, ये मैथ का गहना है, इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, संभाल के लिखना बहुत जरूरी है, और संभल कर समझना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे हम बढ़ते हैं और हम यहां पे कह रहे हैं कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात क्या बाबू? दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात अगर R1 अनुपात R2 हो तो, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 हो तो एक नंबर में उसके क्षेत्रफल, उसके परिमापों का अनुपात, उसके परिमापों का अनुपात या परिधियों का अनुपात पूछेगा आपसे। अब देखो R1 R2 की जगह कोई कोई संख्या रहेगा, 2:3, 5:7, क्वेश्चन भी कराते हैं, घबराना नहीं है। अभी थ्योरिकल बात में, थ्योरिकल मूड में समझिए, उसके बाद से हम आपको क्लासिकल मूड में लेके चलते हैं, ठीक ना। हाँ तो चलिए सर, उसके परिमाप, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 है, R1 अनुपात R2 है, तो उसके परिमापों का अनुपात जो होगा वह R1 अनुपात R2 ही होगा। आप कहोगे सर मास्टर साहब ही कैसे मान ले हम, आप तो बड़ा रटवा रहे हैं। अरे रटवा नहीं रहे हैं, आप समय दो थोड़ा हमको, हम सब बताते हैं। आगे देखो, अगर दूसरा कह देगा, पूछेगा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर से पूछे, क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, जो त्रिज्या दिया है ना बस उसका स्क्वायर करके अनुपात कर देना, तुमको उसके क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1 अनुपात R2 अगर 3:5 दिया हो, 3:5 दिया हो, तो कहे जे उसके परिमापों का अनुपात कितना होगा, तो उसके परिमापों का अनुपात मतलब C1 और C2 कह दीजिए। मान लीजिए R1 त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप C1 हो गया और R2 त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप C2 हो गया, और इसका अनुपात, परिधियों का अनुपात भी 3:5 होगा। खत्म।
आज दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात अगर 3:5 दिया है, अगर तुमसे क्षेत्रफलों का अनुपात यहां पूछ रहे A1 A2, पहले वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग A से शुद्ध करते हैं, आपको बता चुके हैं। तो A1 लिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल। A2 लिख रहे हैं तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो A1 अनुपात A2 बराबर में 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 अनुपात में 25 आपका आंसर हो गया। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। ये दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहेगा तो उसके परिधियों का अनुपात भी उतना ही होगा। अब दो वृत्तों के क्षेत्रफल त्रिज्याओं का अनुपात दिया होगा तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका वर्ग कर देना है। आपको सुन के बात फीलिंग आ रही होगी, सर आप त्रिभुज में भी बताए थे कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इतना इतना हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताए थे, वर्ग कर देना है। आज क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा और उसके भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो उसका वर्गमूल निकाल देना है। याद आया? तो सब कहीं भी किसी चीज के लिए भी अगर क्षेत्रफलों का अनुपात, उसका भुजाओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात देकर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो आपको वर्ग ही करना है। आज क्षेत्रफलों का अनुपात देकर त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो उसका वर्गमूल ही निकालना है। तो अब इतना बात आप समझ गए? समझ गए? लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, सर आप इसको रटवा रहे हैं ना, ये त्रिज्याओं का अनुपात देकर परिमापों का अनुपात इतना ही होगा, ये नहीं बता रहे हैं कैसे होगा ना। तो अब जानिए कैसे होगा। ठीक, ये तो आपको हमने बता दिया, डेमो भी दिखा दिया। अब आपको हम प्रमाणित करके दिखा देते हैं कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 है तो उसके परिधियों का अनुपात R1 अनुपात R2 ही कैसे आएगा। चले आगे बढ़े। देखिए सर, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 है। तो मान लीजिए पहला वृत्त का है आज दूसरे वृत्त का त्रिज्या है। आपको एग्जांपल पर समझा देते हैं, इस पर और बढ़िया जल्दी समझ में आ जाएगा, तब इस पे आपको चिपका देंगे। R1 अनुपात R2 है तो यहाँ 3 अनुपात 5 है। तो मान लो है बाबू, R1 R2 में अगर x का अनुपात रहा होगा तो R1 बराबर में हम कह सकते हैं 3x और R2 बराबर में कह देंगे 5x। अब तू कहेगा सर x कहां से ला दिए, बेमतलब का काम कर दिए। तो बेमतलब का काम नहीं किए हैं। कोई भी चीज अनुपात में रहता है ना, अनुपात में रहता है तो वो अपने सरलतम रूप में रहता है। सरलतम रूप का मतलब हो जाएगा कोई संख्या होगा, कोई जरूरी है कि त्रिज्या 3 होगा, त्रिज्या 5 रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं बात? हो सकता है त्रिज्या यहाँ पे कितना रहे, 5 3 15 रहा हो, यहाँ 25 रहा हो। तो अनुपात जब लिखेंगे तो कटा के सरलतम रूप में लिखते हैं, तो 5 से उड़ा दिया गया होगा 3 मर्त में 15 को, अब 5 से 5 मर्त में 25 को, तो लिख दिया गया होगा 3 अनुपात 5। समझ रहे हो मेरे बातों को? तो वास्तव में त्रिज्या कुछ अलग रहा होगा, हो सकता है कहीं ये भी रहा होगा, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आपको x से परेशानी हो तो x को हम डायरेक्ट हटा के आपको समझा देते हैं। लीजिए, अगर आप इससे दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो R1 का मान लीजिए 3 है और R2 का मान 5 है। इसी पर समझिए भैया। बोलो, अब कोई दिक्कत तो किसी को ऐतराज नहीं है? R1 अनुपात R2 माने पहले वृत्त की त्रिज्या 3 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना, 5। अब आपको निकालना है इसके परिधियों का अनुपात। तो मान लीजिए पहले वृत्त का परिधि होगा C1 और दूसरे वृत्त का हो जाएगा C2। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे। आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है 2 पाई R1 अनुपात, इसका लिखेंगे भैया 2 पाई R2। बताओ बताओ बताओ, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्या परिधियों का अनुपात चाहिए। तो परिधि के और उनके पहले वृत्त के परिधि को C1 मान लिए, दूसरे वृत्त के परिधि को C2 मान लिए, तो C1 अनुपात C2 बराबर में 2 पाई R1 2 पाई R2। बोलिए, आप मुझे बताइए अनुपात को बटा में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगर 5 अनुपात 3 हो तो जब चाहे तब हम 5/3 लिख सकते हैं, या कहीं 5/3 लिखा हो तो जब चाहे तब हम 5 अनुपात 3 लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ अनुपात लिखा है, यहाँ अनुपात लिखा है तो 2 पाई। अब ये भी थोड़ा समझिए लो, समझिए लो। मान लो 6 अनुपात यहाँ पे 9 लिखा है, इस चीज को हम लिख सकते हैं 6/9। जब ऐसे लिख देंगे तो कटा सकते हैं, 3 दूना 6 3 3 9 है। तो हेजुकियो कटाने का मद्दा रखिए सर, हेजुकियो कटाने की हिम्मत, क्योंकि जब चाहे तब यह इसी का रूप है, यह इसी का रूप है। तो यहां कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 3 3 9, 2 अनुपात 3। बुझे कि नहीं बुझे? तो आप बताइए, यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कटे कि नहीं कटेगा? है या बटा में करे कटाइए, 2 पाई R1 और बटा में 2 पाई R2। बोलो बच्चा, बोल बोल बोल, खत्म हुआ। तो बचा के R1 बटा R2, तो क्या इसको हम R1 अनुपात R2 ना लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो R1 अनुपात कितना बाबू, R2। जरा हमको बताओ तो R1 अनुपात R2 क्या है?
3:5, 3:5। तो क्या निकाले हो तुम, जरा ये भी बताओ ना हमको, जल्दी बताओ ना, अरे बताओ ना। C1:C2, C1:C2 क्या है? दोनों वृत्तों के परिधियों का अनुपात है। तो हमने क्या कहा कि त्रिज्याओं का अनुपात जितना रहता है ना, कोई कभी भी निकालो, किसी भी हालत में निकालो, एक्स भी मानते ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, जो मान रहे थे। चलिए सर थोड़ा उसको भी अब समझ लीजिए। मान लीजिए इसमें एक्स का अनुपात, अभी हम एग्जैक्ट R1 का मान 3 मानकर, R2 का मान 5 मानकर रख के चले थे। अगर ये 3-5 नहीं रहा होगा, कुछ अलग रहा होगा, लेकिन नियम यही कहता है जो अनुपात जब भी रहे ना, तो अनुपात को डायरेक्ट नहीं लिखिए, आप उसको अनुपात में कुछ मान लीजिए, जो किसी नंबर से एक कटा होगा, उस नंबर से फिर वापस गुणा कर दीजिएगा, तो अधूरा ही सही उसका मान निकल जाएगा। तो इसमें मानेंगे एक्स का अनुपात है, तो R1 का मान हो जाएगा 3x और R2 का मान हो जाएगा कितना, 5x। थोड़ा लेंदी है बट सही तरीका है, समझ रहे हैं बात। अब निकल गया। फिर यहां पे करते हम लोग क्या करते भैया, C1:C2 करते, C1:C2 करते। बोलिए, तो C1 का मान ऐसे बना देते हैं नीचे की तरफ, तो C1:C2, तो C1 का मान कितना होगा, 2πr1। बोलो बच्चा, और यहाँ कितना होता है 2πr2। 2π से 2π खत्म, R1 का मान यहाँ बचता R1:R2। तो R1 का मान कितना है 3x और R2 का मान कितना है 5x। फिर x कट जाता और बच्चा 3.5 चमक जाता, खत्म। लेकिन रेफरेंस के लिए लिया जाता है, रेफरेंस के लिए। लेकिन इस अवस्था में अगर आप बना रहे हो तो मत लेना एक्स, कोई बात नहीं है, जो है उसी को मान लेना और उसको बना के अपना आंसर ला लेना। कोई दिक्कत है किसी को? आया समझ में? ये बात प्रूफ हो गया ना कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात जितना रहता है उतना ही उसके क्षेत्रफलों का भी अनुपात होता है। बढ़े आगे, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट कर रहे, नोट करोगे, नोट करने की, तो समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। अब ऐसे भी रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है सर, एकदम आप सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं। अब जरा हम चलते हैं इसी सवाल को लेकर। सर त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 लिखिए आप। हम लिखते हैं, आपने कहा है क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25, उसको विस्तार से बनाकर दिखाइए। दिखाते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का इतना है, तो मान लो पहले वृत्त के त्रिज्या R1 का मान तब 3 लिख देते हैं, और दूसरे वृत्त के त्रिज्या R2 का मान हम 5 लिख देते हैं। चाहे तो 100 मान सकते थे जैसे वहां माने हुए हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है जी। उसके बाद से देखो, इधर कोई बातचीत कर रहा है ना, कर रही है ना, तो कोई देख के रखो, क्लास खत्म जैसे हम क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद हमसे कहो, ठीक है, ठीक है ना। इसमें पीछे नहीं रहना है, क्योंकि अगर कोई भी माने हला कर रहा है तो डिस्टर्ब तुम्हारा भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बगल में बैठा था, कहो, उसके बाद से देखो हम क्या करते हैं। इधर देखो सर, A1:A2 हमें चाहिए, क्लियर है? A1:A2। तो आप बताओ A1 का मान हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहला वृत्त का त्रिज्या हमने R1 माना है, तो उसका हो जाएगा πr1 का स्क्वायर। बोले आगे। उसके बाद होगा बाबू मेरे πr2 का स्क्वायर, दूसरे वृत्त के त्रिज्या हम R2 माने हैं, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर। बोलो 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 बोलो। अब बताओ मुझे, पाई से पाई खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बचा कौन? R1 का अनुपात, R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। अब मुझे बताएगा R1 का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ R2 का मान कितना है, तो 5 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 अनुपात 50/25। बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर x भी माने होते तो यह क्या हो जाता, 3x², 9x², 25x², फिर x² से x² का हो जाता, कट जाता। कोई दिक्कत है? आया समझ में? तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कभी भी देगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। केगान वर्क करना है, क्या करना है? वर्क करना है। अगर इसका उल्टा हम तुमको अब समझाएं, सर अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो A1:A2, क्षेत्रफलों का अनुपात मान लीजिए दिया 9:25, इसी को उल्टा कर रहे हैं, तो सर इसका त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो आप इसको वर्गमूल कर लीजिए, उसको भी समझाइए सर, तब हम वर्गमूल करेंगे। देखिए, आप बताइए क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है ना, तो क्या इसकी जगह लिख सकते हैं का πr1 का स्क्वायर अनुपात πr2 का स्क्वायर बराबर में 9:25, क्योंकि A1 जो है पहला वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पहला वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए R1 है। बोलो,
तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा पाई r1 का स्क्वायर। पहला दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को हम a2 से सूचित कर रहे हैं, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को मान लेते हैं पाई r2 का स्क्वायर, और इक्वल टू में 9 अनुपात कितना, 9:25 कहना उचित नहीं है, 9:25। पूरा इंग्लिश ना तो पूरा हिंदी, समझे। हाई पाई से पाई कटा मेरे भाई, कटा, बचा क्या, r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर इक्वल टू 9:25। ओके, अब इसको रेशियो को थोड़ा सा बट्टा में लेके आइए सर, तो हम लिखेंगे r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल टू 9/25। ओके, स्क्वायर तू हटाएगी तो इधर रूट चढ़ाएगी ना, एकदम चढ़ाएगी सर। r1 अनुपात r2 बराबर में इसके बदले ऊपर, इसके बदले नीचे। बोल बच्चा समझ में आवा कि नहीं आवा, आवा। इधर आ जा। अब यहां है सर r1 बट्टा में कितना, r2। तू जानती है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तू जानता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब इसको रेशियो में बदल तो बाबू, r1 अनुपात r2 बराबर में 3:5। क्या कहते हो बताओ, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। आज के बाद से कभी भी क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, काम हम ऑब्जेक्टिव के लिए ना करेंगे जी। ये पहली बार था तो आपको हमने बता दिया कि ऐसे होता है, ताकि आप सवाल या निशान खड़ा ना कर सको। सर हम नहीं मानते कि r1 और दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात r1 r2 है, तो उसके सर क्षेत्र परिधियों का अनुपात r1 और अनुपात r2 ही कैसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। समझ में आ गया। अब एक और चीज रह गया सर, अगर दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया रहेगा तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, वही हो जाएगा। जिस तरह से त्रिज्याओं का अनुपात रह रहा है और त्रिज्याओं का अनुपात दिया है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, तो परिधियों का अनुपात भी उतना ही है। तो जो परिधि का अनुपात देगा वही त्रिज्या का भी अनुपात हो जाएगा। उसको भी समझा दे, है बुझा रहा है ना। उल्टा करेंगे फिर कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारा बात का व्याख्या कर दिया कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात अगर दिया रहे तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसका स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा, त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो उसका वर्गमूल कर देंगे। सेम वही कंडीशन हम त्रिभुज में लगा रहे थे, और सेम वही कंडीशन हम घन घनाभ में भी लगाएंगे, घबराने का नहीं। दो घनों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, घन घनाभ बेलन शंकु, उधर भी ऐसे सवाल लगाएंगे हम, एकदम नहीं घबराना है। समझ में आया। तो आज इस क्लास के रूप में हम लोग परिचय ही सीख पाए हैं, बेसिक बात। वृत्त से कोई क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। आपसे कह देगा वृत्त का त्रिज्या फलाने है तो उसका परिधि कितना होगा, फॉर्मूला 2πr लगा खट दे बना लेंगे। बताइए, इसको लगा के बना लेंगे है। अगर कहेगा वृत्त का त्रिज्या दिया है तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने है, πr² निकाल के बना लेंगे। बोलिए, अनुपात वाला क्वेश्चन जो अभी हम आपको समझाए हैं, ये सब सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये सब सवाल कहां पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में। केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में ही चांस है इसे पूछने का। और हो सकता है 2 नंबरिया पूछ दे तो कोनो बात नहीं, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। बोलिए, अब नोट किया जाए तो आज इतना ही परिचय ही रहने दिया जाए, ठीक ना। अब इस सवाल को हम कल से पढ़ाएंगे। यहां से दो वृत्तों के त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इसका आंसर आएगा 19 गो 9 गो 28 गो, खत्म। हाई कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। इसका आंसर आएगा सर 10 सेंटीमीटर, खत्म। समझ में आया। अब भाई देखो, खूब बढ़िया कैरम बोर्ड की तरह है, एकदम तीर का निशानाबाज जो तीर का निशान जो नहीं होता है, चाहे बंदूक से कोई निशाना व्यक्ति लगाता है, उस पे सवाल है। एक का तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिससे केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड ब्लैक, गोल्ड भाई साहब गोल्ड का स्पेलिंग गलती लिख दिया है, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट चिन्हित है। देख रहे हो ना सर, गोल्ड है, बीच वाला गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, ऐसा चिन्हित है जिसके अंक अर्जित किए जा सकते, जिस पर निशाना लगाकर अंक अर्जित किया जा सकता है। गोल्ड वाला अंक क्षेत्र का व्यास 21 है, गोल्ड वाला का व्यास 21 है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई 10.5 है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल, पांचों क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है, रेड का खाली कितना है, ब्लू का कितना है, ब्लैक का कितना है और व्हाइट का कितना है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा बनाने में। हाई सवाल बहुत बार पूछा है, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है।
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सवाल को हम देखे हैं कई बार हु बहू सवाल। जैसे आपके स्कूल में अभी बीपीएससी वाले टीचर बन के आए, हेलो मास्टर साहब लोग आए हैं ना, वो लोग जब एग्जाम दिए हैं ना, जिस एग्जाम को क्रैक करके वो लोग पहुंचे वहां तक, उस एग्जाम में हु बहू सवाल पूछा है। ये सवाल हु बहू पूछा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि यह कार 66 सेंटीमीटर प्रति घंटे की, गलती लिखा है वहां पे, की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। पढ़ेंगे, आएगा, एकदम बढ़िया सवाल है और एक ऑब्जेक्टिव है। इसी के साथ चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिलहाल इस पे बात करेंगे हम लोग कल के क्लास में। आज आपको मजा आया होगा, आज आपने बहुत कुछ सीखा है, बस इतने रहने दीजिए। धन्यवाद। चलिए सुनिए, पिछले क्लास में 12 चैप्टर का परिचय हो चुका था ना, जिसमें आपको हम ब्रीथ के बारे में कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां, सुंदर सुंदर जानकारियां दिए थे और आप जानकारियों को लिए थे ना। अब हम आ चुके हैं धीरे धीरे चैप्टर में। 12.1 सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ऊपर कह दिया है जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। मैंने जब तक आपको मना ना करेगा ना, जब तक कुछ और पुट करने को ना कहेगा। जैसे पाई का मान आप जानते हो क्या होता है बाबू, 22/7 के अलावा 3.14 भी होता है ना। तो जब क्वेश्चन में कहेगा एकदम मुंह खोल के कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करिए, तब आप करिएगा। नहीं करेगा, नहीं कहेगा, तब पाई का मान चुपचाप 22/7 पुट कर लीजिएगा। ठीक है। इस सवाल को बनाने से पहले एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो कल हमको लग रहा है छूट गया था, थोड़ा पूछ लेते हैं। जैसे हम कहें दो त्रिभुजों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने को, ये बात हम बता दिए थे ना। क्षेत्रफलों का अनुपात देगा, त्रिज्याओं का अनुपात निकल जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात देगा, क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात देगा, परिधियों का अनुपात निकल जाएगा। परिधियों का अनुपात देगा, त्रिज्याओं का अनुपात निकल जाएगा ना। लेकिन हम आपसे कहें कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और उसके परिधियों का अनुपात निकालना हो तो ये भी निकल ही जाएगा। बताए नहीं कल, लेकिन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। जैसे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लिख रहे हैं बाबू 16:25 है, और आपसे हम पूछ रहे हैं इसके परिधियों का अनुपात बताइए, C1:C2 कितना होगा। तो आप कहेंगे सर जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधियों का अनुपात होता है, पता है ना। तो आप बताइए जब त्रिज्याओं का अनुपात यहां हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो 4 अनुपात कितना होगा 5। आज जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधियों का अनुपात होता है, बोलिए ना। अगर कह दीजिए दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात अगर दिया हो, आज क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा होगा, सर जितना परिधि का अनुपात होता है उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है, और त्रिज्या का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए उसका वर्ग करना होता है। जैसे हम कह दें कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का परिधियों का अनुपात अगर 5:7 है तो बताइए इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा 25:49। 25:49। क्लियर हो गया एकदम। इसके लिए तैयार रहिएगा सर, बिहार बोर्ड पूछे या ना पूछे, लेकिन हम अपने टेस्ट में जरूर पूछ लेंगे, बुझे। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। सवाल बड़ी सुंदर है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है ये दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। तो दो गो वृत्त होगा, एगो का त्रिज्या 19 है, एगो का त्रिज्या कितना है 9 है कि नहीं है बाबू। तो आप बताओ एगो वृत्त तब छोटी चुकी होगा, एगो वृत्त का होगा बड़का चुका होगा, माने बड़ा होगा, एगो छोटा होगा। इसलिए क्योंकि एक त्रिज्या कितना है 19 है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा आपका 19 सेंटीमीटर। हाई त्रिज्या जो छोटका है, जिसका त्रिज्या छोटा है वो छोटा वृत्त बनाएगा, ये होगा 9 सेंटीमीटर। बताइए, तो बोल रहे हैं दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देते हैं इस बात को। चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्तों में पहले वृत्त की त्रिज्या, जब 1 2 3 वृत्त का बात करेगा तो त्रिज्या भी 1 2 3 होगा, तो इसके पहचान के लिए हम R1 मान लेते हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर में हम कह देते हैं 19 सेंटीमीटर। बोलिएगा दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या होगा, दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी, जरा ये भी बता दीजिए धीरे से।
इसको हम लोग R2 कहेंगे और 9 सेंटीमीटर कहेंगे। बोलिए, अब हम आगे सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की, जो बना नहीं है अभी, बनेगा कुछ देर में, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के, समझ में आया? माने एकर 19 सेंटीमीटर दिया है तो एकर परिधि, परिधि निकालिए, इसका परिधि निकालिए, ये दोनों का योगफल उस जो वृत्त है, जिस वृत्त का बात की, जिस वृत्त का त्रिज्या निकालने का बात हो रहा है, उस वृत्त के परिधि के बराबर है। इन दोनों के परिधियों का योगफल उस वृत्त के परिधि के बराबर है। चाहे एक वृत्त के परिधि के बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करिए। यही सवाल आपसे पूछना, समझ में आया कि नहीं? तो कह देंगे ये माना वो वृत्त की त्रिज्या r है। लो बताओ, इसे बड़ा ही ना होगा? होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर कैसे बड़ा होगा? कैसे नहीं होगा? जब दोनों का परिधि का योगफल होके इसके बराबर हो रहा है तो बड़ा नहीं होगा। तो तनी दोनों से बढ़ के बनाएंगे। वैसे तो हम समझने के लिए बना रहे हैं ना, ताकि तनी आसानी से समझा जा सके, और नहीं भी फिगर बनाएंगे तो कोनो बात नहीं है, ठीक ना, टेंशन नहीं लेने का। इस वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं? r। माना उस वृत्त की त्रिज्या r है जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। मान लेते हैं, इस बात को थोड़ा लिख देते हैं, ठीक ना। कहेंगे माना उस वृत्त का, माना उस वृत्त का त्रिज्या, माना उस वृत्त का त्रिज्या का है बाबू। चाहे आप और शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो कह दोगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, ये भी बात कह सकते हो। लिख देते हैं, माना उस वृत्त की त्रिज्या क्या है बाबू? कैपिटल R है जिसका परिधि, जिसका परिधि, जिसका परिधि दोनों वृत्तों के, दोनों वृत्तों के परिधियों के, दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। योगफल के का है बाबू? बराबर है। ठीक है। आप यहां पे ये भी मान सकते थे कि माना बड़े वृत्त की, माना उस वृत्त की त्रिज्या r है, बस इतना ही। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है? r है। लेकिन ये बात लिख दिए तो सारा बात तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेगा, जब आंसर बनाते वक्त जाइएंगे तो ये फिगर बनाए या न बनाए, लेकिन हई भाषा को जरूर लिखें कि माना उस वृत्त की त्रिज्या r है जिसका परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। अब इसलिए कह देंगे जो बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, ठीक ना, क्योंकि बड़े वृत्त का जो परिधि होगा वो दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर होगा। तो इसलिए बड़े वृत्त का परिधि बराबर में R1 त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि, R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्या बाबू? परिधि, आप प्लस में कर देंगे R2 त्रिज्या वाले, त्रिज्या वाले वृत्त का बाबू परिधि। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो ना, यस या नो? बड़े वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होगा 2 पाई बड़का r, क्योंकि इसका त्रिज्या हमने क्या माना है, और यही r तो हमें क्या करना है? निकालना है। अब बराबर कर देंगे R1 त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि मतलब 2 पाई R1, बोलो बच्चा, और R2 त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई R2। बोलो, एगो नौका कठिन काटे, नौका कठिन नहीं है, कठिनवा तो पुरन के है, लेकिन देखो 2 पाई 2 पाई 2 पाई खत्म। आप कहोगे सर बराबर के हेने रलो, तो हेने से कॉमन निकाल देता तुम लोग, 2 पाई कॉमन निकालता और फिर उसको बटा में भेज देता, तब वो तो कट जाता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तबे हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है ध्यान दीजिए, इधर का बचा बाबू? कैपिटल R है ना, का बचा R1 प्लस R2, यही ना बचा। कोई दिक्कत है? तो कैपिटल R, R1 का मान 19 है, R2 का मान 9 है। तो फाइनली आपका जो R का मान आएगा वह
कितना होगा 28 सेंटीमीटर। अतः उस बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगा, जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर। खत्म, बन गया सवाल। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? कोई परेशानी है तो नोट करिए सवाल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2 नंबर क्वेश्चन उसका भाई है ही। वो वृत्त के परिधि पर था तो ये क्षेत्रफल पर होगा। एकदम आसान। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसमें भी एक वृत्त बाबू मेरे बड़ा होगा और एक वृत्त उससे थोड़ा का होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्याएं छोटा बड़ा है। एक का त्रिज्या कितना है बता दो मुझे, 8 सेंटीमीटर, और एक का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। आप कहोगे चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की क्या बाबू त्रिज्या, जिसे हम क्या कहेंगे जी, R1 कहेंगे, आपका 8 सेंटीमीटर है। फिर कहेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या का बात करोगे तो क्या होगा, R2 होगा, जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। आ रहा समझ में? बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। मैंने एक ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल, एक ऐसा वृत्त का त्रिज्या बनाना है जिसका जो एरिया होगा ना, उसका एरिया इन दोनों छोटे छोटे वृत्तों के एरियाओं के बराबर होगा, मतलब क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। ठीक है, बस वही खेल यहां भी खेलना है जो पीछे खेले थे आप। वो पक्का है कि दोनों का जब क्षेत्रफल का योग के बराबर हो रहा है तब तो इससे बड़ा त्रिभुज होगा, बड़ा सॉरी वृत्त होगा। तो इसका त्रिज्या हम कितना मान लेते हैं बाबू, कैपिटल आर। नहीं पता है, मान लेंगे। तो कहेंगे माना उस वृत्त की त्रिज्या आर है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। पीयूष कुमार, लुक द बोर्ड। क्या बोले बाबू? कहेंगे माना उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या आर है, उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के का है बाबू बराबर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा माना उस वृत्त की त्रिज्या आर है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है, इसलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बोलो बाबू, R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्या क्षेत्रफल, ठीक ना, प्लस R2 त्रिज्या वाले, R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्या बाबू क्षेत्रफल। एक बात मुझे बताना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई बड़का आर स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या हम बड़ा आर माने हुए हैं। R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R1 का स्क्वायर, और यहां होगा पाई R2 का स्क्वायर। भाई मेरे इस पाई 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 खत्म, कैसे खत्म समझ में आ रहा है? कॉमन निकालेंगे तब वो पाई से पाई कट जाएगा। ऐसे कटा देंगे सर, ऐसे एग्जाम में हम बना सकते हैं? अरे क्यों नहीं बना सकते, ये पाप थोड़ी है, पाप थोड़ी हो रहा है ये नहीं बनाएंगे। एकदम ढीठे रहिए सर, डराने की कोई जरूरत नहीं है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? बचा। अब यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू में R1 का मान कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर कर दीजिए। R2 का मान कोई पूछे तो कह दीजिएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और भैया ट्रिपलेट तो तुमको पता ही है, 8 डाई 64 और 6 6 1 36 ना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 100, स्क्वायर हटाएगा तो बच्चा रूट चढ़ेगा, और आर का मान आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, आपका आंसर। बोलो समझ में आवा कि नहीं आवा? आवा तो छापो। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं कि ध्यान से आप सुनेंगे
ठीक ना, कुछ क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं और कुछ क्षेत्रफल आप निकालिएगा। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। लिख रहा है बाबू, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी, ठीक ना, लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है। गोल्ड बीचवा में कौन है? सबसे पहले गोल्ड, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर बाद में व्हाइट है। ठीक है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अब कोई तीरंदाजी लक्ष्य तीरंदाज कोई होगा जो इसको निशाना साधेगा, अगर गोल्ड में आएगा तो सबसे अधिक नंबर मिलेगा, रेड में मारेगा तो उससे कम मिलेगा, ऐसे आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मामला यहां आपको अंक प्राप्त करने का नहीं है, मामला आपको है इसका एरिया निकालने का। कैसे, आगे सुनिए। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है, जो सबसे गोल्ड जो दिख रहा है, आप देखने का प्रयास करना बाबू, हम इसका बात कर रहे हैं कि जो गोल्ड आप देख पा रहे हो, यहां देखो, ये जो गोल्ड देख रहे हो, ई वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है ना। ई वाला भाग जो है, ई जो भाग है, इसका जो व्यास है वह 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर। और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब यहां से हाई हो गया व्यास इसका, इसका व्यास 21 हो जाएगा इसका। अब हैकर जो चौड़ाई है 10.5, एक बाद वाला का भी 10.5, ब्लैक वाला का भी 10.5, व्हाइट वाला का भी 10.5। तो बोल रहा है कि अतः प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल का करिए, ज्ञात करिए। एक बार गोल्ड का निकालिए, एक बार रेड का निकालिए, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का। क्वेश्चन या प्रश्न समझ में आ गया है? शुरुआत कहां से करेंगे? तो गोल्ड से। गोल्ड वाले क्षेत्र का, गोल्ड वाले वृत्ताकार घेरा का जो व्यास है वह है आपका 21 सेंटीमीटर। तो उसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, व्यास का आधा करके जब त्रिज्या निकल जाएगा तो आराम से उसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, उकरा बाद से बतियाते हैं ये करना का है। पहले इतना काम किया जाए ताकि गोल्ड वाला निकले, फिर आगे रास्ता दिखेगा। एक बार हबर हबर समझा देंगे, सब समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए सर, यहां सीधे लिखेंगे गोल्ड अंक वाले, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास। तो यहां लिखेंगे, चूंकि गोल्ड वाले क्षेत्र, और क्षेत्र कैसा है वो? वृत्ताकार है ना, है। गोल्ड वाले क्षेत्र का अगर हम व्यास का बात करें, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, वह है आपका 21 सेंटीमीटर। अब यहीं से कह रहे हैं कि गोल्ड वाले क्षेत्र का त्रिज्या, बोलो बाबू, त्रिज्या जिसको हम लोग कहेंगे आर, तो ये होगा 21/2 सेंटीमीटर। बोलो, जब गोल्ड वाले वृत्ताकार क्षेत्र का त्रिज्या मिल गया तो गोल्ड वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। इसलिए गोल्ड वाले वृत्ताकार, गोल्ड वाले क्षेत्र का, सॉरी, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्या बाबू? बोलो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बताओ तो? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान है 21/2 गुणे 21/2। बताना। अरे 2 से कटेगा 11 मर्त में और 7 से कटेगा 3 मर्त में। बोलो 7 तरीका। अब देखो बाबू, 11 गुणे 21 तिहाई 63 और बट्टा में कितना होगा? 2। बोलो तो कोई दिक्कत है? 11 तिहाई 33 के 3 हारसीन 3, 11 छक 66 गो और 3 गो कितना होगा? 69 और बट्टा में कितना? 2। 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिहाई 6 ना बाबू, 2 चौका 8, एक आएगा 2 छक 12, फिर एक आएगा 2 पच्चे 10, यानी कि हो जाएगा सीधे आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल दिया। क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टारगेट करेंगे रेड वाला पर, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए गोल्ड वाला का त्रिज्या कितना है? तो गोल्ड वाला का त्रिज्या आपका निकल गया 21/2। अब प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10। तो हम कह रहे हैं जो कि केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद जब यहां से यहां तक का त्रिज्या निकल जाएगा, जरा देखना इस पे कौन रंग खुलेगा जी? हरा दिख रहा है, हरा काम काला। अच्छा, बहुत
यही में खप जा रहा है। इधर देखो, सुनो सुनो सुनो, इसका देखो तो हरा दिख रहा है बढ़िया से, है ना। आप बताओ, ये इसका इसका त्रिज्या निकल जाएगा, माने उसमें गोल्ड वाला घेरा सहित, माने हम कहेंगे केंद्र से, इसके केंद्र कहां होगा, गोल्ड वाले क्षेत्र में होगा। केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या है 21/2 मतलब 10.5। 21/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 10.5 माने 10.5। अब एक रेड वाला का चौड़ाई कितना है, 10.5। 10.5 आदेश 10.5 नहीं दिया है। तो आप बताओ केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का त्रिज्या माने 10.5 10.5 10.5 10.5 कितना होगा, 21। तो कहां तक का निकल गया, यहां से लेकर यहां तक का त्रिज्या कितना निकल गया, 21। अब उसके बाद जानते हो क्या करेंगे, करेंगे रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, सिर्फ रेड वाले के क्षेत्रफल, सिर्फ रेड वाले, सिर्फ और सिर्फ बाबू मेरे रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कहेंगे, कहेंगे क्या कहेंगे जी कि केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसमें से गोल्ड वाला को घटा देंगे, निकाल चुके हैं गोल्ड वाला, तो सिर्फ बच जाएगा किसका, रेड वाला। बात समझ में आया। ठीक वैसे ही अब आप ब्लू वाला का निकालेंगे, तो केंद्र से ब्लू तक के क्षेत्र का त्रिज्या, केंद्र से ब्लू तक के क्षेत्र का त्रिज्या इक्वल टू यहां तक त्रिज्या कितना आ गया है, 21। फिर 10.5 जोड़ देंगे, तो 21 में 10.5 जोड़ने पर जो आएगा वो आगे बढ़ जाएंगे। बोलो अब फिर क्या करेंगे, कहेंगे ब्लू वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर केंद्र से ब्लू वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल प्लस रेड का क्षेत्रफल, मतलब रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे बाबू, इसमें से घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा बताओ तो, क्या निकल जाएगा, ब्लू का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ब्लू का निकालना है तो गोल्ड और रेड को घटा दीजिए, दोनों को जोड़ के ब्लू निकल जाएगा। फिर ब्लू अलगे निकल के फिर ब्लैक वाला पे आएंगे, तो केंद्र से ब्लैक वाला का त्रिज्या निकाल देंगे, ठीक ना। और केंद्र से ब्लैक वाले त्रिज्या को पकड़कर पूरा क्षेत्रफल में से रेड गोल्ड और ब्लू का घटा देंगे, तो खाली ब्लैक का निकल जाएगा। ये करते जाएंगे और लास्ट तक निकालते चले जाएंगे। समझ में आया कुछ। अब करते हैं, एक दो हम निकालते हैं, रेड का निकालते हैं, ब्लू का निकालते हैं, और ब्लैक और व्हाइट आप निकालिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट आप निकालिएगा। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है। तो देखिए सर आगे बढ़िए, अगले पेज पर हम चलते हैं, ठीक है। अगले पेज पर जब चलेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे। यहां लिखेंगे हम चूंकि, अब बताओ केंद्र से, कहां से, केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का क्या बाबू, त्रिज्या। बोलो तो क्षेत्र तक का त्रिज्या कितना है, वहां है आपका 21/2 है, आप प्लस में 10 कितना 5, क्योंकि रेड वाला का चौड़ाई कितना है बताओ तो 10.5 10.5 10.5, तो 21/2 का मतलब हो जाएगा 10.5, 21/2 का मतलब हो जाएगा 10 कितना 5, अब प्लस में यहाँ 10.5, 10.5 कितना होगा 21 सेंटीमीटर। आप बताओ केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का त्रिज्या निकल गया 21 सेंटीमीटर। बोलो, इसलिए सीधे कहेंगे ये रेड वाले क्षेत्र का बाबू क्षेत्रफल, रेड वाले क्षेत्र का हो जाएगा क्षेत्रफल, बराबर में सीधे क्या कहेंगे, केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं बाबू, थोड़ा भाषा ही सब आपको क्लियर करेगा, बाद में आप इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा काम है पूरे विस्तार से बताना। केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, अब माइनस में क्या हो जाएगा बाबू, गोल्ड का क्षेत्रफल। बोलना, केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल माइनस में गोल्ड का क्षेत्रफल, तो केंद्र से रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या को हम मानने के लिए मान सकते हैं R1 R2 जो भी दिस दो, फिलहाल यहाँ पे ऐसा ही लिख रहे हैं हम, पाई आर स्क्वायर। केंद्र से आप समझ रहे हो, केंद्र से रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो केंद्र से रेड वाले का त्रिज्या आप प्रयोग करना है, तो यहाँ उसका त्रिज्या रहेगा, अब माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल 346 कितना आया है बाबू 5। यहाँ पाई का मान 22 बटा कितना होगा
7। यहाँ आर का मान कितना है 21 गुणे कितना बाबू 21 निकाले हो ना यहाँ पे, और माइनस का 346 कितना होगा 5। 7 तरीका आजकल कितना हो रहा है 21। 22 तिहाई कितना होगा 66। 66 गुणे 21 माइनस में 346 कितना होगा बाबू 5। अब बताओ इसको गुणा करना है 21 21 21 21 यानी 21 में 66 से गुणा करोगे 6 6 दूना 12 ना जी। यहाँ 6 6 दूना 12 कितना होगा 6 8 3 1 13 से कितना होगा 86। यहाँ होगा 13 से कितना बाबू 86 माइनस में 346 कितना 5। अभी 1386 में से 1386 में से घटा दीजिए 300 कितना 46 कितना 5। दशमलव बैठाएगा जीरो बैठा लिए ताकि दशमलव वाला घटावे इसलिए। यहाँ 10 में से 5 जाएगा कितना होगा 5, या हो जाए 5 5 में से नहीं घटेगा 6 तो 15 में से 6 जाएगा कितना 9 बोलना। यहाँ बचेगा 7 7 में से 4 जाएगा कितना होगा 3 और यहाँ होगा कितना, यहाँ बताओ कितना होगा, यहाँ क्या बचा है, यहाँ 12 बचा है 13 तो कितना होगा 10 हो जाएगा 10 दशमलव कितना 39.5 यानी 1039 कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खाली निकला किसका बाबू रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्या आप सभी को समझ में आया बोलो। अब हम क्या करेंगे, अब किस पे टारगेट करेंगे, रेड का खाली निकल गया, अब हम ब्लू का, तो कहें केंद्र से ब्लू वाले क्षेत्र तक का त्रिज्या क्लियर है, उसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। आप बताओ रेड वाला तक त्रिज्या कितना निकाले हो 21, इसका है 10.5। पहले निकालते हैं त्रिज्या उसके बाद से क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं, और जब ब्लू निकल जाएगा तो ब्लैक और व्हाइट आपके लिए छोड़ देंगे, बन जाएगा ना। देखिए आगे बढ़िए अगला पेज पर चलते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि केंद्र से, कहां से बाबू, केंद्र से ब्लू वाले क्षेत्र तक का क्या त्रिज्या, बोलो कितना होगा। आप बताओ रेड वाला तक का कितना आया था बाबू 21, यहाँ 10 दशमलव का करना है 5 जोड़ना है, तो यह देखो 21 आप प्लस में यहाँ 21 बटा कितना लिख देते हैं 2, 10.5 को 21 बटा कितना 2 बोलो। अब देखो 21 दूना 42 को 21 को कितना होगा 63, यानी सीधे कहेंगे 63 बटा में 2 सेंटीमीटर निकल गया। कहां से, केंद्र से ब्लू वाले क्षेत्र तक का त्रिज्या। फिगर में देख सकते हो केंद्र से ब्लू वाले यहां तक का त्रिज्या निकल के सामने आ चुका है, कितना बता दीजिए 63 बटा 2। आगे बढ़े ना। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है किसका, कहेंगे केंद्र से ब्लू वाले तक का क्षेत्रफल, सॉरी ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर केंद्र से ब्लू वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल माइनस केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, या आप गोल्ड का क्षेत्रफल आप प्लस रेड का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे पूरा में से, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू का निकल के सामने आ जाएगा। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन केंद्र से ब्लू वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल माइनस केंद्र से रेड वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, या पहला दूसरा ऑप्शन केंद्र से ब्लू वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल माइनस में रेड का क्षेत्रफल प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, ये भी कर देंगे। तब वो मतलब पूरा एरिया में से रेड गोल्ड का निकल जाएगा तो खाली ब्लू का ही ना बचेगा। लिखते हैं सर, यहां आ जाइए। इसलिए कितना ब्लू वाले क्षेत्र का बाबू क्षेत्रफल, बोलो क्या कहोगे आप। यहां कह दो केंद्र से ब्लू वाले क्षेत्र तक का क्षेत्रफल, ब्लू वाले क्षेत्र तक का क्या बाबू तक का क्षेत्रफल, माइनस में कर देंगे यहां पे गोल्ड का क्षेत्रफल और प्लस में कौची रेड का क्षेत्रफल। बोलो 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 बोलो। ब्लू वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस में 346 दशमलव कितना है 5 है। आप प्लस में यहाँ कितना 1039 दशमलव कितना आया है 5, किसका रेड का। बोलो कोई दिक्कत है किसी को। अब यहाँ देखो पाई का मान 22 बटा कितना होगा 7, त्रिज्या आपकी कितनी निकली है यहाँ पे 63 बटा में 2, अगुणे 63 बटा में कितना 2 माइनस 346 को और कितना 10.39
1039.5 और यहाँ होगा 346 कितना 5, दोनों को जोड़ोगे कितना प्राप्त होगा आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ हो जाएगा 5 5 10, हारसिन एक इधर आएगा तो 9 6 15 1 16 होगा, और 4 3 7 1 8, यहाँ 3 का 3 और 1 का 1, दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है, हटा दीजिए। 13 से का मिला 86, 13 से कितना हुआ बाबू 86, डायरेक्ट लिख दीजिए 1386। अब चलो इधर चलो, 7 9 का होगा 63, 2 से कटाओ कितना मर्त में 11, 11 9 99 गुणे 63 और बट्टा में 2 माइनस में 13 से कितना होगा बाबू 86। अब आप उसमें गुणा करिए, 99 में 63 से गुणा करिए, 9 3 27 के साथ हर्षिन 2, 9 3 27 से 2 कितना होगा 29, यहाँ 9 6 54 के 4 हर्षिन 5 और 9 6 54 गो अब 5 गो कितना होगा 59, यानी 7 9 4 13, 9 2 11 1 12 और 5 1 6। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कितना आया 6237। यहां हम लिख देते हैं 62 से कितना, इधर देखो 6237 बट्टा में 2 और माइनस में 13 से कितना बाबू 86, 2 से काटो तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 आएगा कितना होगा 17, तो 2 8 16, 1 बचेगा 2 5 10, माने 3118.5 माइनस में 1386, घटा लीजिए, घटाइए आंसर निकल के सामने आ जाएगा 3118.5 और यहाँ हो जाएगा बाबू 13 से कितना 86, जीरो बैठा दीजिए, यहाँ 5 के 5 रहेगा, यहाँ 2 आएगा, 11 में से 8 जाएगा कितना होगा 3 होगा, यहाँ बचेगा 0, हारसी लेंगे तो 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ई निकल गया, किसका ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। इतना आप आंसर में मिला लीजिए, और जो आप देख रहे हैं सर यहाँ पे किसका किसका ब्लैक का और व्हाइट का, इसी प्रोसेस को अपनाते हुए ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल आप क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बस नहीं समझ में आए, थोड़ा बहुत कम बुझाए तो एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, सारी बातें क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी, लेकिन बनाना जरूर दोनों सवालों को, ठीक। बस आज इतना ही रहने दीजिए, धन्यवाद। चलिए सुनिए, ए पिछले क्लास में हम लोग 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे ना। चौथा सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि इसने यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। बोल रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, कार का पहिया समझ ही रहे हैं गोलाकार होता है, प्रत्येक का व्यास कितना है 80, अलग अलग तो होता नहीं है, होगा कोई बड़ा कोई छोटा तो नहीं हो सकता है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की सेंटीमीटर का दिया है, देख लो किलोमीटर दिया है ना, ये भाई साहब गलती से मिस्टेक कर दिया है, यहां सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखा, हिंदी में लिखा गया है क्या किताबों में? यही लिख देते हैं हम, आप समझ जाना क्या लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, ऐसे देख लो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी, 10 मिनट में कितना चक्कर लगा देगी, ठीक है, एकदम आराम से समझिए। भाई हो गया कार का पहिया, ठीक है, इसका व्यास कितना दिया है 80, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जरा भी मुझे बता दीजिए 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और बोल रहे 10 मिनट में कितना चक्कर मार देगा, पहले हम ही पता करेंगे जी 1 मिनट में कितना चक्कर मारता है ना, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा देता है, और उसके बाद हम 10 मिनट के निकालने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे चूंकि कार के पहिया का व्यास, कार के पहिया का व्यास यानी जिसको हम डी से सूचित करते हैं, वह दिया है कितना बाबू 80 सेंटीमीटर, राइट। तो कार के पहिया का अगर हम त्रिज्या का बात करें
तो आप जानते हैं जो व्यास होता है वो त्रिज्या का पप्पा होता है, मतलब दुगुना होता है, तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पहिया हम ये पहले पता करेंगे जी एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो हाथ में कड़ा पाना तो समझा दे तुम लोगों को। देखो जैसे कि हो गया कार का पहिया, सही है, यहाँ रखा हुआ है। अगर यहां से हम मार्किंग कर दें यहां से, तो एक राउंड एक एक चक्कर मारेगा ना तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ये बात पहले स्पष्ट कर लीजिए। कोई भी कार का पहिया हो, साइकिल का चक्का हो या कोई भी चक्का हो, अगर गोल गोल अपना चल रहा है तो एक चक्कर जब मारेगा ना तो अपने परिधि, उसका जो घेरा है ना, उतना लंबाई के बराबर दूरी आगे बढ़ जाएगा। मान रहे हैं इस बात को सब लोग? जैसे इसको यहां से हम चलाएं, जैसे यहाँ पे इसका ज्वाइंट है, इस काड़ा का यहाँ ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट पर से चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, अब हाथ से आगे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ आ रहा है यहाँ, तो कितना दूरी यहां से यहां तक गया, यानी कि उसको, और तो अबे हम काट कर सीधा करें ना तो इतना ही बड़ा ही होगा। करे सीधा लगेगी रोने आई समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? तो ये बात आपको स्पष्ट करना है। तो हम कहेंगे, तुरंत निकाल देते हैं पहिया का परिधि, और पहिया का परिधि ही पहिया द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होगा। तो आप ऐसे ऐसे लिख देते हैं, पहिया द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, मतलब वृत्त का परिधि, परिधि के बराबर ही दूरी तय करेगा ना। स्पष्ट हो गया है? तो यहां लिखेंगे, इसलिए कार के पहिया द्वारा, कार के किसके द्वारा बाबू? पहिया द्वारा एक चक्कर में, कार के पहिया द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, कार के पहिया द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर में क्या हो जाएगा बाबू? 2 पाई, क्योंकि परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, सीधी सी बात है। अब बताओ, 2 के 2, पाई के मान 22 बटा, और त्रिज्या है 40। समझ में आया? आप जानते हो 40 दूना आजकल 80 हो जाता है। 80 में 22 से गुणा करेंगे भाई, 80 में हम गुणा करेंगे कितना से? 22 से, तो 8 दूना 16, 8 दूना 17, 17 से 60 बटा कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 1760 बटा में 7 सेंटीमीटर एक चक्कर में लगा रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो हम ही पहले पता करते हैं जी कि 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे कहानी हम समझाते हैं। हाई हो गया एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। अब आपको कैसे निकालना है, हम देख लेंगे कि 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है। 10 मिनट में तय की गई दूरी निकाल देंगे। 10 मिनट में जब दूरी तय करके निकाल देंगे, जैसे हम कहें, जो मान लीजिए 1 सेकेंड में, चाहे 1 मिनट में कोई कार, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? 20 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कोई कार का पहिया 20 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेता है, मान लेते हैं, सपोज दैट। तो हम आपसे पूछें, बताइए 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? कितना? 5, क्योंकि एक चक्कर में तय की गई दूरी से आप कुल दूरी में भाग करेंगे तो पता चल जाएगा, यानी 100 में जैसे ही हम 20 से भाग करेंगे, 20 बचे कितना होगा? 100, 5 चक्कर लगाएगा और 100 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। समझ में आया? तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हम निकाल दिए हैं। अब हम निकालेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी। उसके लिए हमें 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा सर? तो इसको निकालेंगे 66। अब यहाँ लिखेंगे कार का चाल, तो चूंकि कार के पहिया का चाल, चाहे कहिए कार का चाल, यहां लिखेंगे चूंकि कार का चाल। तो कार का जो चाल होगा वह दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है समझ में? बोलो, इसका क्या मतलब है? कि 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 66 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया, यह स्पष्ट बोल रहा है कि अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटा के 66 किलोमीटर 1 घंटा, अगर इतना का रफ्तार से चलते जाएंगे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चलेगी, 1 घंटा में वो 66 किलोमीटर दूर चली जाएगी। तो अभी यहां से एक बात उठा रहे हैं, हम लिख रहे हैं चूंकि कार द्वारा, चाहे कार के पहिया द्वारा, ठीक ना, कार द्वारा 1 घंटा में
1 घंटा में तय की गई दूरी, तय की गई क्या बाबू दूरी बराबर में कह देंगे 66 किलोमीटर। बताओ कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना किलोमीटर? 66 किलोमीटर। तो हम कह रहे हैं कार द्वारा 1 घंटा का बात ना करके हम करें अगर 60 मिनट का, तो कैसा रहेगा बाबू? एक ही तो बात है, 1 घंटा में 60 मिनट तो होता है। तो कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर में 66 गुणे 1000 और गुणे 100 और लिख देंगे सेंटीमीटर। आप कहेंगे ये कहां से सर? आप बताओ 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो 1000 से गुणा किए तो यहां तक की कहानी मीटर में हो गया। अब आप जानते हो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहां तक मीटर में फिर 100 से गुणा कर देंगे तो पूरा खानदान 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा। नहीं समझे कि समझे? समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? माने अब ऐसा मत सोचना सर इधर 60 मिनट लिखा गया है तो ये बदला है। नहीं, है अपने रास्ते बदला है अपने रास्ते बदला है। ठीक है, एक बार और कमॉन। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर है, तो 66 किलोमीटर बराबर में हो जाएगा 66 गुणे 1000 मीटर। बताओ यहां तक मीटर हो गया। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर में होता है 100 सेंटीमीटर। हमारे पास कितना मीटर मिला है? 66 गुणे 1000। 66 गुणे 1000 मीटर बराबर में हो जाएगा 66 गुणे 1000 और गुणे कितना बाबू? 100। ई कहानी हो जाएगा। आवा कि नहीं आवा? कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना। अब जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब हमको चाहिए कितना में सर? 1 मिनट में। तो कार द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर में बताओ क्या होगा? बताओ ना मुझे क्या होगा? 1 मिनट में भाग निकालने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग। तो 66 गुणे में कितना बाबू? 1000 गुणे में कितना? 100 सेंटीमीटर और बट्टा में कितना हो जाएगा? 60। बोले समझ में आया? कोई दिक्कत? अब बताओ मुझे 10 से 10 को खत्म कर दो ना, 6 से काट लो कितना? चाहे रुको मत काटो, अभी मत काटो, एक ही बार काटते हैं, अभी रुको। अब फिर आगे हमें क्या लिखना है? 1 मिनट में कार द्वारा निकल गया ना। अब हमें निकालना है कितना मिनट में? 10 मिनट। 10 मिनट में कार द्वारा, 10 मिनट में ही पहिया का चक्कर लगाना है, निकालना है। तो पहले 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, उस दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग करेंगे, चक्करों की संख्या निकल जाएगी। किसकी संख्या निकल जाएगी? चक्रों की संख्या। बताइए काम करते हैं, लग रहा है गड़बड़ा जाएगा, नहीं हो पाएगा। इधर लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, इसलिए यहां हम लिख रहे हैं, लिखेंगे एक कार द्वारा। अब आप लोग ऐसे मत लिखना, ऐसे ही मार लेना डैश डैश, समझ में आ रहा है? कार द्वारा हम लिख रहे हैं पूरा, कार द्वारा 1 मिनट में कितना है बाबू? 1 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। बोलो बाबू कितना है? पहला बात की 66 गुणे में कितना? 1000 गुणे में 100 आ बट्टा में कितना था? 60। ये तो था ही, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना बाबू? सेंटीमीटर। बोलो ये क्या कितना मिनट में निकला है? 1 मिनट में। तो 10 मिनट में निकालने के लिए 10 से क्या कर देंगे? गुणा। क्या हुआ? 10 एक मिनट का निकला है तो 10 मिनट में निकालना है ना। सॉरी 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 सॉरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो 10 से क्या कर देंगे? गुणा। यहां 10 छूटा हुआ था। कार द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी यहां है, तो कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी यहां। क्लियर है भाई? एक और 0 से 1 0 का हो गया खत्म। आज 6 से कटेगा 11 मर्त में, यानी 11 पर 2 गो और 3 गो, 5 0 आके बैठ जाएगा, ठीक ना। 3 4 5 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। एक क्या निकल गया? 10 मिनट में तय की गई दूरी। हमने क्या कहा था? जो अगर कोई कार 1 मिनट में मान लीजिए कितना, 1 मिनट में 10 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, 10 सेंटीमीटर, उसको बताओ 50 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर 1 मिनट में 10 चाहे क्या बोलते हैं, एक चक्कर में, एक चक्कर लगाता है तो 10 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, एक चक्कर में 10 सेंटीमीटर। तो उसको बताओ ये 500 सेंटीमीटर दूरी तय किया होगा तो कितना चक्कर लगाया होगा? 50 चक्कर। क्या कर रहे हैं आप? कुल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी से क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। अब वैसे ही करिए, इसलिए कार के पहिया द्वारा लगाए गए 10 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या। इधर आ जाइए,
इसलिए कार के किसके द्वारा बाबू, पहिया द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, बोलो, बराबर में कुल दूरी, 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी, 10 मिनट में तय कुल दूरी, क्या बाबू, दूरी, अब बटा में क्या होगा, एक चक्कर में तय कुल दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई क्या बाबू, दूरी। बोलो 10 मिनट में कितना दूरी तय किया है, बताओ तो, यहाँ पे इधर देखो तो बोर्ड पर, 11 पर कितना जीरो है, 5 जीरो, तो एक पर एक, 11 पर 2 3 4 5, एक चक्कर में कितना दूरी तय किया गया है, देखो इधर 17 से 7 बटा कितना, 17 से 60 बटा में कितना 7 चक्कर, इसलिए क्योंकि ऊपर वाला भी सेंटीमीटर में होगा, नीचे वाला भी सेंटीमीटर खत्म, और जो आएगा वो मान क्या होगा, चक्कर का होगा। अब बताओ 7 को ऊपर भेज दो, 7 ऊपर जाएगा तो 11 पर कितना जीरो बाबू, 11 पर 1 2 3 4 5 अगुणे 7 और बटा में 17 से कितना 60। अब मचाओ भाई काट पीट, घमासान शुरू, 0 0 खत्म। अब बताओ 11 से कटेगा, ही 11 से कट जाएगा, एकदम कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 छक 66, हाई होगा बाबू, 11 एकम 11 पक्का जीरो, 1 2 3 4 जीरो, बोलो कोई दिक्कत है, 16 से कट जाएगा, ही 16 छक 96 बचा 4 तो 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 आएगा, 16 पचे 80, यानी आएगा 625 गुणे में 7, 7 पचे 35 के 5 हर्षिन 3, 7 दूना 14 3 17 हर्षिन 1, 7 छक 42 से कितना 43, 4375 चक्कर लगाएगा भैया, ये आपका क्या होगा, आया कि नहीं आया, आया। तो इस तरह से सवाल आपका बन चुका है, बढ़िया सवाल है, इसको आप नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है सवाल, बहुत बार, इसका आंसर होगा कितना, 2 मात्रक, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए 4 एप्पल, देख कैसे बोल रहे, यदि एक वृत्त का परिमाप मतलब 2 पाई आर, और क्षेत्रफला हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना, क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब पाई आर स्क्वायर, बोलो ना, ये संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भैया मेरे, पाई से पाई खत्म, एक बार से एक बार खत्म है ना, बचा 2, इधर बचा आर, इसलिए आर बराबर में 2 मात्रक, एकदम मुंह जबानी याद रखिएगा। अगर यदि किसी वृत्त का त्रिज्या, क्षेत्रफल और उसका परिमाप संख्यात्मक रूप से मान में बराबर होंगे, तो उस अवस्था में वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 मात्रक। इस तरह से चैप्टर का होता है बाबू समाप्त। अब अगले चैप्टर के लिए हम आपको थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है।